हेलो, वेलकम टू माय स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम। आज की क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे हेल्थ असेसमेंट पार्ट 2 जिसमें फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में। ये लेक्चर आप हिंदी में देख रहे हैं। यदि आप इसी टॉपिक को इंग्लिश में समझना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करें। वहां से आपको इंग्लिश लेक्चर का लिंक मिलेगा या आप डायरेक्ट चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। हेल्थ असेसमेंट क्या है? हेल्थ असेसमेंट या स्वास्थ्य मूल्यांकन किसी व्यक्ति की विशिष्ट स्वास्थ्य आवश्यकताओं और स्वास्थ्य की स्थिति के स्तर की पहचान करने की एक प्रक्रिया है। मूल रूप से स्वास्थ्य मूल्यांकन में दो स्टेप्स होते हैं, हिस्ट्री टेकिंग और फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री टेकिंग हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उस लेक्चर को यदि आप देखना चाहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी देखिए। तो सब्सक्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिलेगा, तो वो देख सकते हैं। और आज हम स्टडी करने वाले हैं फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में। फिजिकल एग्जामिनेशन क्या है? फिजिकल एग्जामिनेशन आमतौर पर स्वास्थ्य इतिहास जो हमने हिस्ट्री ली है उसका अनुसरण करता है। मतलब हेल्थ हिस्ट्री के बाद में फिजिकल एग्जामिनेशन होता है। फिजिकल एग्जामिनेशन में रोगी की शारीरिक कार्य प्रणाली की पूरी तस्वीर और एक डाटाबेस आपके सामने होता है, जिस पर देखभाल यानी जो केयर प्लान है उसकी व्यापक योजना पेश होती है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है फिजिकल एग्जामिनेशन के? फिजिकल एग्जामिनेशन स्वास्थ्य मूल्यांकन या हेल्थ असेसमेंट के सभी उद्देश्यों को पूरा करता है। रोगी के स्वास्थ्य शारीरिक क्रिया के स्तर को जानने के लिए हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। और इसके अलावा कोई भी समस्या वो जो रोगी को जोखिम में डालती हो उन कारकों की भी पहचान हम फिजिकल एग्जामिनेशन से कर सकते हैं। या प्रिवेंटिव नर्सिंग के एरियाज को आइडेंटिफाई करना। इसके अलावा स्वास्थ्य परिवर्तन, कोई बीमारी, दैनिक जीवन की गतिविधियों को करने की असमर्थता की पुष्टि करने के लिए अतिरिक्त परीक्षण या परीक्षा की आवश्यकता तो नहीं है, उसकी पहचान करने, उपचार और चिकित्सा के परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए भी हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। तो इन सभी ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने के लिए फिजिकल एग्जामिनेशन किया जा सकता है। अब बारी आती है कि कौन कौन सी ऐसी टेक्निक हैं, कौन से ऐसे स्किल्स हैं जो फिजिकल एग्जामिनेशन में जरूरी होते हैं। तो जो मेन टेक्निक्स और स्किल हमें चाहिए फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए वो है इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन तथा ऑस्कुल्टेशन। अब ये क्या है, हम एक एक करके इनको देख लेते हैं। सबसे पहले आता है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन मतलब जस्ट अवलोकन करना, देखना या दृश्य परीक्षा। ये एक व्यवस्थित परीक्षा है। उदाहरण के लिए रंग, जैसे स्किन को हमने देखा तो स्किन का कलर, बालों का विकास का पैटर्न, ये त्वचा की जांच में हम चेक कर सकते हैं। और ये जो भी इंस्पेक्शन होता है वो किसी न किसी उद्देश्य को लिए हुए होता है, तो उसी हिसाब से हमें उसको सिस्टमेटिक तरीके से चलते हैं। और निरीक्षण या ऑब्जर्वेशन इंस्पेक्शन उसी समय शुरू हो जाता है जब हम सबसे पहले रोगी से या व्यक्ति से मिलते हैं, चाहे अस्पताल में ओपीडी में हूँ, चाहे वार्ड में हूँ, चाहे कम्युनिटी हेल्थ में होम विजिटिंग के दौरान हूँ। फर्स्ट टाइम मिलते ही हमारा इंस्पेक्शन या ऑब्जर्वेशन शुरू हो जाता है। इंस्पेक्शन या निरीक्षण में अच्छी रोशनी होनी चाहिए, प्रेफरेबली प्राकृतिक डे लाइट यदि हो तो बहुत ही बढ़िया है। निरीक्षण किए जाने वाले क्षेत्र को पूरी तरह से एक्सपोज करने और अवलोकन योग्य वो होना चाहिए। ऐसे नहीं कि थोड़ा सा देखा ऐसा नहीं, कंप्लीटली उसको एक्सपोज करके पूरा ऑब्जर्व करना है। व्यवस्थित रूप से रंग, आकार, समरूपता यानी सिमिट्री और किसी भी घाव की लोकेशन क्या है उसको हम इंस्पेक्ट करते हैं। दूसरी टेक्निक है पैल्पेशन। पैल्पेशन में हम टच की जो सेंस है उसका यूज करते हैं। इसका उपयोग बहुत सारी चीजों के लिए किया जा सकता है, जैसे किसी ऑर्गन की बनावट, टेम्परेचर, मॉइस्चर, लोकेशन, साइज, स्वेलिंग, कोई वाइब्रेशन जैसे धड़कन, कठोरता कितनी है, लोच या लचक कितनी है, कोई लंप या गांठ तो नहीं है, मास कितना बड़ा है, दर्द या पेन है या नहीं, इन सबको पैल्पेशन से हम पता लगा सकते हैं। जब भी आप पैल्पेशन करें तो ध्यान रखें कि क्लाइंट को टच करने का कारण बताएं कि कहां पर किस उद्देश्य से टच किया जा रहा है। और रोगी को छूने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह गर्म करें इस प्रकार। और गहरा पैल्पेशन यानी डीप पैल्पेशन से पहले
हल्के पैल्पेशन से शुरू करें, फिर धीरे धीरे जरूरत के अनुसार प्रेशर इंक्रीज कर सकते हैं। बनावट, आकार, मूवमेंट जैसे पल्स, इसके लिए अंगुलियों की पैड का उपयोग किया जाता है। ज़्यादातर हम इसी पार्ट का यूज करते हैं, जैसे हमने पल्स लेते हैं तो ऐसे ही, और आकार या साइज को भी अंगुलियों से ही फील करते हैं। इसके अलावा टेम्परेचर यदि देखना है तो डोरसम का यूज करते हैं। जैसे इस प्रकार हम टच करते हैं तो इससे हम टेम्परेचर का आइडिया लगा सकते हैं। इसी प्रकार यदि स्किन टर्गर का पता करना है तो चुटकी काटते हैं इस प्रकार, जैसे डोर यहाँ कर सकते हैं, स्टर्नम पे कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे हम स्किन टर्गर का पता लगाते हैं। वाइब्रेशन का पता लगाने के लिए हथेलियों का यूज कर सकते हैं, या अल्लर साइड जो है हमारी, उसका पता कर सकते हैं। अल्लर साइड ये है तो इससे भी, हथेली से भी पता लगा सकते हैं। पेनफुल जो एरिया है उसको लास्ट में पैल्पेट करना चाहिए। पहले सिंपल एरिया को, जहां पेन हमें टेंडरनेस चेक करनी है तो वो लास्ट में चेक करेंगे उस पर्टिकुलर एरिया पर। उसके बाद आता है परकशन। परकशन क्या है? परकशन नॉर्मली अंतर्निहित जो संरचना है, यानी डीप जो स्ट्रक्चर्स हैं, उनका आंकलन करने के लिए करते हैं, और त्वचा को एक छोटा सा तेज स्ट्रोक ऐसे टैपिंग करने के रूप में परिभाषित किया गया है। स्ट्रोक्स में एक कंपन या एक विशेष ध्वनि निकलती है जो डीप या अंतर्निहित ऑर्गन की लोकेशन, साइज और उसकी जो डेंसिटी है उसको शो करता है। तो ये हमारे हाथ की लोकेशन होती है जब हम परकशन करते हैं। तो इसमें इस प्रकार हम उस ऑर्गन पे रखते हैं और ये जो फिंगर है उससे ऐसे स्ट्रोक करते हैं, तो इसे हम कहते हैं परकशन। एक बेसिक प्रिंसिपल ये है परकशन के दौरान कि जो अपेक्षाकृत जो हवा जहाँ पर होती है, जैसे फेफड़े, वहाँ जोर से गहरी और लंबी ध्वनि उत्पन्न होती है, क्योंकि ये स्वतंत्र रूप से वाइब्रेट करती है। जबकि यदि डेंस एरिया है जैसे लिवर, तो वहाँ पर सॉफ्ट, हाई पिच की और छोटी सी टाइम की ध्वनि होती है, क्योंकि ये कंपन नहीं करता है। उसके बाद एक टेक्निक आती है ऑस्कुल्टेशन। ऑस्कुल्टेशन शरीर से आने वाली जो ध्वनियां है उसको सुनने के रूप में परिभाषित किया गया है। जैसे कि हार्ट की साउंड हो, रक्त वाहिकाओं में जो ब्लड फ्लो करता है उसकी साउंड हो, फेफड़ों की साउंड हो, पेट में जो साउंड्स आ रही हैं, इंटेस्टाइनल साउंड्स, उनको सुनना हो। काफ़ी जो साउंड्स होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं, तो उन्हें सुनने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का हमें यूज़ करना होता है जिसे हम कहते हैं स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप में 3 पार्ट्स होते हैं, ईयरपीस, डायाफ्राम और बेल। यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं, ये हमारे पास एक स्टेथोस्कोप है, तो ये ईयरपीस है, और ये डायाफ्राम, और ये बेल। सबका अपना-अपना यूज़ है। जब स्टेथोस्कोप का आप यूज़ करते हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि इसको कैसे होल्ड करना है। ठीक है, ईयरपीस का जो ढलान है, जो पॉइंट है, वो आपके नाक की तरफ होना चाहिए, सामने की ओर। ठीक है ना, ऐसे बैक नहीं होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि जो नेचुरल हमारा ईयर का जो कैनाल है वो इस हिसाब से बनी हुई है कि फिक्स हो जाए इसके अंदर, और जो वातावरण की जो साउंड है वो ना आए। ठीक है ना, डायरेक्ट जो साउंड है वो यहीं से ही आए। ठीक है, इस प्रकार आप इसको यूज करेंगे, ध्यान रखें। पॉइंट शुड बी फॉरवर्ड, नॉट बैकवर्ड। ओके। उसके बाद क्या ध्यान रखना है कि अगर आप डायाफ्राम का यूज कर रहे हैं, तो मोस्टली हम डायाफ्राम का ही यूज करते हैं। आपने देखा भी होगा, जितनी जैसे हम चेक करते हैं तो इस प्रकार हम ये टच करते हैं, ये पार्ट स्किन को टच करता है और सुनते हैं। तो सामान्यतया कोई भी जो नॉर्मल साउंड होती है उसको हम डायाफ्राम का यूज करते हैं, और उस समय इसको जो लॉक है वो आगे की तरफ रखते हैं, जैसे हार्ट साउंड। जो बेल है ये वाला, ये बेल एंड पीस है, इसमें जो साउंड होती है वो हल्की आती है, जो स्लो साउंड है, जैसे कम पिच वाली साउंड। अगर मान लो हार्ट की जो मरमर है उसे अगर सुनना है, एक्स्ट्रा साउंड सुननी है, तो उसके लिए बेल का यूज होता है। तो ये नॉर्मली रेयर केस में यूज होता है। स्पेसिफिक कोई साउंड, स्लो साउंड सुननी हो तब यूज होता है, नहीं तो डायफ्राम यूज होता है। और जैसे ही हम इसको यूज करें तो इसके लोग को जरूर चेक कर लेना चाहिए। जैसे अभी ये डायाफ्राम की तरफ है और इसको घुमाएंगे तो अब ये बेल की तरफ हो जाएगा। ये इसमें ध्यान रखने वाली बात है ऑस्कुल्टेशन के दौरान।
अब होता है कि जो फिजिकल एग्जामिनेशन के स्टेप्स हैं वो क्या हैं? ये टेक्निक्स हो गई। अब हम स्टेप्स पे आते हैं। तो स्टेप्स कैसे होगा कि सबसे पहले तो वार्म, कंफर्टेबल, प्राइवेट एनवायरनमेंट वहाँ पर हमें रखना चाहिए। कोई भी जो डिस्ट्रैक्शंस हैं या डिसरप्शंस हैं उनको हटाएँ, वहाँ वो नहीं होने चाहिए। और जो भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको चेक कर लें कि आपके वो प्रॉपर फंक्शनिंग उनकी हो रही है। अगर स्टेथोस्कोप है तो वो काम कर रहा है या नहीं, और वो ईज़ी रीच में होना चाहिए जब आप फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। और ध्यान रखें कि जब भी कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ कर रहे हो फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान तो उसे एक्सप्लेन ज़रूर करें मरीज़ को। अब आता है नेक्स्ट स्टेप। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे ही आप शुरू करेंगे तो सबसे पहले रोगी को कहें कि वो मूत्राशय को खाली कर ले, यानी यूरिन करके आए, क्योंकि उसमें थोड़ा प्रोसीजर में अपने को टाइम भी लगेगा। और यूरिन के दौरान यदि आपको सैंपल कलेक्ट करना है असेसमेंट के दौरान लिए, तो यूरिन सैंपल भी कलेक्ट कर सकते हैं। अब रोगी आएगा, उसको जो भी आगे बढ़ने के स्टेप्स हैं उसको एक्सप्लेन करें और क्लाइंट को ये बताएं कि पूरे प्रक्रिया के दौरान कितना समय लगने वाला है। जब भी क्लाइंट या रोगी की त्वचा को छुएं तो ये बार-बार मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखें कि डायरेक्ट एकदम से ठंडा, स्पेशली सर्दी में ठंडे हाथ या ठंडा उपकरण डायरेक्ट स्किन के टच से नहीं करना चाहिए। उसको ज़रूर ऐसे गर्म करें, और या थर्म उसका हीटर का भी यूज़ कर सकते हैं अपने हाथों और इंस्ट्रूमेंट को थोड़ा-सा हल्का-सा गर्म करने के लिए। रूम टेम्परेचर पर या जो बॉडी टेम्परेचर है उसके इक्वल ले आएँ तो उचित रहेगा। इसके बाद आता है कि रोगी को अच्छी तरह से ड्रेप करें, यानी प्रोवाइड प्राइवेसी। प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखें। केवल उसी क्षेत्र को एट ए टाइम एक्सपोज करें जिसकी जांच की जा रही है। इसी प्रकार फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का भी पूरा ध्यान रखना होता है। प्रोसीजर के दौरान रोगी को डराना या उसे शर्मिंदा होने से जरूर बचाएं। एम्बैरेसमेंट की स्थिति ना आने दें। जब परीक्षा का या फिजिकल एग्जामिनेशन जब आप कर रहे हैं तो कोई ऐसा हिस्सा जहाँ पर पेन होने की संभावना है, तो क्लाइंट को पहले से बता दें, चेतावनी दे दें उसे कि यहाँ पर अब पेन हो सकता है बट वो बियरेबल है। कितना पेन होना है वो आप बताएं। तो ये पॉइंट आपको क्लाइंट को समझाना होता है। उसके बाद आते हैं स्टेप बाय स्टेप जो हम एग्जामिनेशन करेंगे। शुरुआत करते हैं हेड से। तो हेड्स को इंस्पेक्ट और पैल्पेट करना है। क्रेनियम, इसी क्रम में चलेंगे। आईज, ईयर्स, फिर नोज, फिर साइनस, ओरल कैविटी, थ्रोट या गला, और उसके अलावा नोड्स, प्री ऑरिकुलर नोड्स, पोस्ट ऑरिकुलर नोड्स, ऑक्सीपिटल नोड्स, सारे नोड्स चेक करेंगे कहीं स्वेलिंग तो नहीं है। इसके बाद हम आते हैं नेक पर। नेक को भी इंस्पेक्ट भी करना है, पैल्पेट भी करना है, कैरोटिड पल्स के लिए, थायराइड ग्लैंड के लिए, लिम्फ नोड्स के लिए, रेंज ऑफ मोशन के लिए कि लेफ्ट राइट, अप डाउन, रोटेशन तो सही मूवमेंट है या नहीं, और जुगलर वेन्स कहीं स्वेलिंग वगैरह तो नहीं है, तो ये सारा हम चेक करेंगे। उसके बाद बैक। अब बैक को एक्सपोज करेंगे ओनली, और इंस्पेक्ट, परकशन, पैल्पेशन, ऑस्कुल्टेशन सारे टेक्निक्स यूज करते हुए इसमें फ्रेमेटाई, प्रेमिटस क्या होता है, जो रेस्पिरेटरी साउंड है बैक से हम सुनेंगे कि कैसे जो भी ऑब्स्ट्रक्टेड एयरवे है तो वहां से जो साउंड निकलती है उसको हम प्रेमिटस कहते हैं। और रेस्पिरेटरी एक्सकर्शन, ये भी एक साउंड है जब डायफ्राम यूज हो रहा होता है रेस्पिरेशन के दौरान, डीप ब्रीथ के दौरान। इसके अलावा सिमिट्री, स्पाइनल अलाइनमेंट, कोस्टो वर्टिब्रल एंगल, यानी टेंडरनेस और मोबिलिटी, इन सबको हम चेक करेंगे। इसके बाद आ जाएंगे एंटीरियर साइड में, एंटीरियर ट्रंक, जिसमें ब्रेस्ट चेक करना है, ऑस्कुल्टेट ब्रीथ साउंड्स, हार्ट साउंड, कैरोटिड पल्स और एपिकल पल्स। इसके अलावा रेंज ऑफ मोशन, अपर एक्सट्रीमिटी की भी, इवन लोअर एक्सट्रीमिटी की भी, वहाँ पर जो उसकी डिफॉर्मिटी वगैरह है उसकी स्किन, ये सब हम चेक करेंगे। पल्स चेक कर सकते हैं, ब्रेकियल पल्स, रेडियल पल्स, ब्रेस्ट पैल्पेट करके भी देखना है तो उससे अगर कोई नोड है, लंप है, वो आइडिया हो जाएगा। लिम्फ नोड भी चेक करना है। उसके बाद कलर, कंटूर और मूवमेंट एब्डोमेन की वो इंस्पेक्ट करनी है, ऑस्कुल्टेट करने हैं,
ऑल द 4 क्वाड्रेंट्स, एब्डोमेन के चारों क्वाड्रेंट्स। ब्रूइट्स ऑस्कुल्टेट करके चेक कर सकते हैं एब्डोमिनल ऑर्टा पर, रीनल आर्टरी पर, इलियक आर्टरी पर और फीमोरल आर्टरी पर। इसके अलावा परकशन कर सकते हैं, पैल्पेट कर सकते हैं एब्डोमेन का। ब्लैडर डिस्टेंशन के लिए पैल्पेट करेंगे, परकशन भी वहां कर सकते हैं। साइज ऑफ लीवर उसको आप पैल्पेट करेंगे, इंग्विनल नोड्स को पैल्पेट करेंगे, फीमोरल पल्स चेक करेंगे, रेंज ऑफ मोशन अगेन लेग्स में भी, हैंड्स में भी, और डिफॉर्मिटी के लिए इनको चेक करेंगे। उसके बाद फाइनली हम असेस करेंगे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, जिसमें बोन्स की डिफॉर्मिटी पूरी बॉडी में कहीं भी, नर्वस सिस्टम, सेंसरी और मोशन एक्टिविटीज, जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम, इन सबको इंस्पेक्शन से भी, पैल्पेशन से भी चेक करेंगे। और फाइनली दस्तावेजीकरण यानी रिकॉर्ड कीपिंग, जो भी हम फिजिकल एग्जामिनेशन में हमने असेस किया है, फाइंडिंग है, वो सब रिकॉर्ड करना है, लिखना है, और विद डेट कि कब हमने की, पूरे आइडेंटिफिकेशन डाटा जो हमने पहले लिख लिए थे हिस्ट्री के अंदर, ठीक है ना, हिस्ट्री टेकिंग में, वो सारे डाटा आपके कंटिन्यू रहेंगे और उसी में ही आप फिजिकल एग्जामिनेशन को भी आगे ऐड करें। फिजिकल एग्जामिनेशन का जो रिकॉर्डिंग है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे अनावश्यक पुनरावृत्ति बचती, क्योंकि एक बार फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया तो नेक्स्ट जो टीम आएगी वो उसको देख के, रिकॉर्ड को देख के पता लगा सकती है कि हाँ ये फिजिकल एग्जामिनेशन हुआ था और ये फाइंडिंग्स थी। धन्यवाद स्टूडेंट्स। ऐसे ही उपयोगी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कर सकते हैं फेसबुक पेज को, और अपने नोट्स बनाने के लिए mynursingstudents.blogspot.com इस ब्लॉगर को विजिट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, और फेसबुक ग्रुप नर्सिंग नोट्स ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।